वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं अपने साथ डॉक्टर एम्बेसडर केतन शुक्ला जी हैं। केतन शुक्ला जी, वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। जैसा कि आप जानते नमस्कार। हैं, ही हैज बीन अ डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट। भारत के लिए 30-35 साल उन्होंने फॉरेन सर्विस में सर्विस की, और ही इज आल्सो ए मेडिकल डॉक्टर। और काफी मतलब ही इज क्वाइट इंटेलेक्चुअल इन द एरिया ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन वगैरह। जी शुक्ला जी, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन सर। नमस्कार, थैंक जी यू। हाँ सर, जब भी आप आते हैं हमारे लिए इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। तो सर ये नहीं समझ। बताइए कि आपने देखा होगा कि मैं बम तो गिर रहे हैं ईरान पर, लेकिन डैमेज हो रही है भारत की इकोनॉमी पर और ग्लोबल इकोनॉमी पर। तो मैं देख रहा था कि भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो तकरीबन 9% से गिर गया है। जो सेंसेक्स है 80,000 से 74-73 कुछ हो गया है। तेल की कीमत बढ़ते ही जा रही है। आज थोड़ा कम हुई है, लेकिन 112-114 तक पहुंच गई थी। और सबसे बड़ी खबर ये आई है कि देखिए, जब तेल की कीमत बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज ये रहता है कि कस्टमर पे डाल दें या खुद बर्दाश्त कर लें। तो जैसा पाकिस्तान ने क्या किया, कस्टमर पे छोड़ दिया। 20% गैस की कीमत, मतलब अगर आप पंप पे जा रहे हैं तो आपको 20% बढ़ गई है। लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया टू कट एक्साइज ड्यूटी ऑन टैक्सेस, तो उन्होंने कम कर दिया। तो अभी भी दे आर प्रोटेक्टिंग द कस्टमर्स, लेकिन उससे कंट्री के बजट पे भी नुकसान होगा। तो आप मुझे जरा एक थोड़ा रिव्यू दीजिए कि इकोनॉमिक हालात क्या हो रहे हैं, मतलब स्पेशली खित्ते में और भारत में इस जंग का। ये तो जंग का अभी 1 महीना खत्म हो गया है। हम सोच रहे थे कि जल्दी हो जाए। ट्रम्प भी जैसे सोच रहे कि वेनेजुएला में जैसे सेसिल रोड्रिगस की तरह कोई मिल जाएगा खोमेनी के जाने के बाद। पर सभी चीजें गलत साबित हुई है। और जैसा आपने कहा हिस्ट्री, ये ईरान की हिस्ट्री है कि वो 9 साल इराक के साथ लड़े थे। करबला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और खोमेनी ने, मुझे लगता है कि ही कुड हैव गॉन टू द हाइडिंग और समथिंग, बट ही डाइड लाइक मार्टियर। तो अब दो चीजें हो रही है कि एक तो ईरान में जो जनवरी में काफी रिवोल्ट जैसा था, लोग परेशान थे, अब ये काफी यूनिफाइड हो गए हैं। तो एक एक तो ये सबसे बड़ी मुसीबत इसमें ये है। इकोनॉमी में देखा जाए तो ये जो कहते हैं कि व्हेन एलिफेंट फाइट्स ग्रास सफर, तो ये ऐसा ही हो रहा है कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी और इंडिया दोनों पे ज्यादा होगा। पर्टिकुलरली लोग ऑयल और गैस की बात करते हैं, तो ऑयल जैसा आपने बताया ऑलरेडी $100 के ऊपर है। एंड 90% जो ऑयल है मिडल ईस्ट का, वो उसमें से 70% हॉर्मुज से जाता है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है एलएनजी। अब 20% एलएनजी है, और उसमें भी फुजीरा में जो बम्बार्टमेंट हुआ, तो उसके बाद लग रहा है कि ये प्रोडक्शन शुरू होने में कई महीने लग सकते हैं। सो 20% ऑयल, गैस एंड ऑयल सप्लाई सफर कर रहा है। साथ साथ इसमें एक चीज और भी हो रही है कि रेड सी में पहली बार हुती ने आज अटैक किया है। और आपको पता होगा कि कई सालों से बाब अल मंदाब, जो गेट ऑफ टीयर्स कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है उससे और आंसू दुनिया में, इकोनॉमी में भी आएंगे और पब्लिक भी सफर करेगी। ऑयल एंड गैस के सिवा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज खान साहब ये फर्टिलाइजर। 1/3 ऑफ वर्ल्ड फर्टिलाइजर और 25% ऑफ यूरिया का ग्लोबल सप्लाई मिडल ईस्ट से होता है, और 46% वहां से ट्रांजिट होता है। उसके सिवा पोटास, एमोनियम एंड सल्फर। सो यदि इसको हम कहें तो एक फर्टिलाइजर शॉक हो सकता है। और उसमें 3 कंट्री मेजर इंपोर्टर है, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। सो ये एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो फर्टिलाइजर है जो पूरी फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगी। तीसरी चीज कम लोग बात करते हैं वो हेलियम है, जो माइक्रोचिप्स में यूज होता है और एमआरआई में यूज होता है, जो जी हाँ। मेडिकल एमआरआई रिजोल्यूशन के जो करते हैं। तो जो हेलियम है वो सेमीकंडक्टर वेफर्स के लिए होता है, एमआरआई स्कैनर में कूलेंट की इफेक्ट करता है। सो ये चीजों की वजह से अगेन इन चीजों की प्राइस भी बढ़ेगी। फिर पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स यदि देखा जाए तो मेडिसिन जिसमें पेन किलर आते हैं, एंटीबायोटिक्स आती है, इवन वैक्सीन, तो उसका 6% ग्लोबल सप्लाई अगेन हॉर्मुज से पास होता है। और इंडिया, आपको पता है कि 20% जेनेरिक ड्रग का ग्लोबल सप्लाई करता है।
सबसे लास्ट में सल्फर, ये बैटरीज में यूज होता है, और साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड, कोबाल्ट, निकल कोबाल्ट एंड कॉपर के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और मिलिट्री हार्डवेयर में यूज होता है। तो ये जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो खाली ऑयल एंड गैस नहीं होगी, ये सभी चीजों की इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में होगी। और पर्टिकुलरली इंडिया के लिए, हमारे लिए एलएनजी एंड ये सप्लाई हमारे पास 3 जगह पे रिजर्व है, पदूर, मैंगलोर एंड विशाखापट्टनम। 75 to 100 मिलियन बैरल कह सकते हैं कि जो 40 दिन या 60 दिन कहते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी के पास 45 दिन का है। तो अब 1 महीना हो गया और ये युद्ध अभी ज्यादा चलेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एलएनजी, पेट्रोल और एलपीजी सभी का हाउसहोल्ड और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ी इंपैक्ट आ सकती है। कई इंडस्ट्री स्मॉल स्केल बंद हो रही है, जैसे मोरबी और गुजरात में 300-400 यूनिट, इस तरह कई अलग अलग जगह पे छोटे छोटे यूनिट बंद हो रहे हैं। और जो हमारे एसएमई वो थीन एक्सपोर्ट मार्जिन पे काम करते हैं। फिर ये जो प्राइस बढ़ रही है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसकी इंपैक्ट आएगी। तो ये सब चीजों की वजह से इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कम होगा, जो अभी 14% है उससे कम हो सकता है। दूसरी चीज इंडिया के लिए, वो ग्लोबल के लिए नहीं है, रेमिटेंसेस। इंडिया का 19% यूएई और 7% सऊदी अरेबिया। सो हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट $20 to $25 बिलियन रेमिटेंसेस पर ईयर है, और साथ में इनकी जॉब एंड 1 करोड़ लोग जो रहते हैं। तो ये सब चीजें देखें तो एक इंडिया के लिए पर्टिकुलरली ये बहुत बड़ा इश्यू है। हमारा एक्सपोर्ट फार्मा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, फूड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ये मिडल ईस्ट में कुछ महीनों तक अच्छा नहीं रहेगा। और ये सब कंट्री के साथ हमारा काफी अच्छा ट्रेड रहा है, और हमारे ट्रेड जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेट चार्जेस अगेन $100 आपने बता दिया। इंश्योरेंस चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, $3 लाख पर शिप। $100 मिलियन की वैल्यू पे इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ेंगे। और रिलायंस एंड नायरा एनर्जी, वो जो है काफी, उनको भी वेनेजुएलन ऑयल, तो वो 45 डेज में आएगा, और ये यहाँ रिफाइन होता है। तो मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि जो फ्राइडे हुआ था लास्ट, वो ट्रंप ने, मिस अमेरिका में तो जग जाहिर है कि $1 बिलियन का स्टॉक और $150 मिलियन ऑयल में फॉरवर्ड ट्रेडिंग हुआ था 5 मिनट पहले। तो अब अगले मंडे क्या होगा उसके पर ऑयल की प्राइस पे डिपेंड करता है। आज के दिन में अमेरिका के अटैक ज्यादा नहीं, पर इजराइल के अटैक ईरान में हो रहे हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ है, उनके जो एटॉमिक रिएक्टर है वहां तीसरी बार अटैक हुआ है। पर ईरान ने आज पूरे मिडल ईस्ट में और इजराइल में उनके अटैक कंटिन्यू रहे हैं, उनके क्लस्टर बॉम्ब गिर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में अमेरिका के बड़े मिलिट्री बेस पे अटैक हुआ है, अब कितनी कैजुअलिटी है वो पता नहीं चल रहा है, पर उसमें काफी 12 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 2 बहुत सीरियस। पर काफी लोग हैं वहां। तो उसमें फिर कुवैत में कैंप आरिगन के हुआ है, अली अल सालेम एयरबेस पे हुआ है, अल दाफरा एयरबेस में यूएई में हुआ है, इवन इराक में हुआ है, जॉर्डन में भी हुआ है। और पाकिस्तान कॉन्सुलेट का इराक में जो हुआ है वो किसने किया समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पूरी चीज देखी जाए तो बहुत ही सिचुएशन गंभीर है। ईरान की 3 चीजें हैं, उनके स्पोक पर्सन ने कहा, वी आर वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट मेनी ईयर। जैसे अमेरिका कहता है, इजराइल कहता है कि 47 ईयर्स वी वर सफरिंग। तो अमेरिका में तो डिस्कस हो रहा है कि 40 साल में कोई ऐसा प्रेसिडेंट मूर्ख नहीं था जो नेतान्याहू के हाथ में आ गया, पर एट लास्ट नेतान्याहू गॉट समवन। सेम टाइम ईरान इज सेइंग कि वी आर आल्सो वेटिंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स, यू आर कॉलिंग अस डेविल, यू हैव पुट सैंक्शन। तो परिस्थिति ऐसी लग रही है कि ईरान इमीडिएटली डायरेक्ट अमेरिका के साथ टॉक करे, ऐसी चीज लगती नहीं है। शुरू में जो 2 नाम आया था, विटकॉफ और कुशनर का, उसमें ईरान ने एक बहुत अच्छा कहा है कि दे बोथ आर बैक स्टेबिंग। आपको यदि शेक्सपियर याद हो तो शेक्सपियर में एक कैरेक्टर था साइलोक, और वो ज्यू था। सो जो भी है, बहुत ही सटल मैसेज दिया है। जेडी वांस क्या करेंगे वो पता नहीं चल रहा है। तो इस परिस्थिति में
ईरान की जो अभी परिस्थिति है वो 10 दिन तक तो रहेगी। एक अनाउंसमेंट हुआ है पर वो तो ट्रम्प बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। 14-15 वो चाइना जाना चाहते हैं, ये अनाउंसमेंट हुआ है मई। तो फ्यू वीक्स, 6 वीक का है उनके पास, 60 दिन का टाइम है, क्योंकि देन ही हैज टू गो टू कांग्रेस। 60 उन्होंने दिन तक वो एक्चुअली ही वाज सपोज्ड टू गो ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल। फर्स्ट वीक अप्रैल। जी तो हाँ, वो वॉर की वजह से आज जी हाँ, पीछे कर G7 दिया। में उन्होंने कहा है, रूबियो ने, के फ्यू वीक्स, और उनका 60 दिन का भी लिमिट आ जाएगा कांग्रेस में। कांग्रेस में 2 रिपब्लिकन, तो उनकी मेजोरिटी चली गई है, कांग्रेस उन्होंने बंद कर दी है। आपके एयरपोर्ट पे भी जो जी हाँ, फंडिंग बंद हुआ है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प अब इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, पर ये परिस्थिति पहले की तरह नहीं है। जैसे टैरिफ में वो हर 10 दिन में या हर रोज रात को चेंज कर सकते थे। उन्होंने 3 चीज कही है, वो काफी इंटरेस्टिंग है और फनी भी है। एक, उन्होंने कहा आई गॉट वेरी बिग गिफ्ट। अब उन्होंने अनाउंस किया 10 टैंकर। अब ईरान ने आज अनाउंस किया हम हुर्मुज स्ट्रेट बंद कर रहे हैं। तो वो गिफ्ट तो आने का कोई मुझे चांस दिख नहीं रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि दे वांट टू आस्क मी टू बिकम सुप्रीम लीडर। ये तो एकदम बहुत बड़ी वो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ऐसी चीज तो नीरो या कोई भी किंग ने या किसी लीडर ने नहीं कहा होगा। तीसरा, उन्होंने कहा जो उससे भी ज्यादा फनी पार्ट इसमें यह है कि मैं इस स्टेट को ट्रम्प स्टेट नाम डिक्लेयर करे। ऐसा लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट की है। तो ये एक बहुत ही, जो मतलब कमांडर होता है आर्मी का, तो इट इज अमेरिका शोइंग के के लिए मेंटल सिकनेस बढ़ती जा रही है डोनाल्ड ट्रम्प की। नहीं, कॉग्निटिव प्रॉब्लम हो रहा है, जी नार्सिसम हाँ, है, पर आपका अमेरिका का जो सुप्रीम कमांडर है वो इस तरह की हरकत करे, और जी आपका जो वॉर सेक्रेटरी या डिफेंस सेक्रेटरी है, अब उनका भी आपने कल देखा होगा, उनके एक एड ने रिजाइन किया और उसने रिलीज किया है कि ही इज आस्किंग फॉर पॉलीग्राफ टेस्ट। कई जनरलों को उसने रिजाइन करवाया है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप, तो ये अब, इसको हम अभी तक कहते थे कि ये जो टीम है उसमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, पर अब इसको तो इडियोक्रेसी कह सकते हैं कि उनकी पूरी टीम में उनका एक बहुत प्रॉब्लम ये है बड़ी। सर कि जो अमेरिका का जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है ना, वो हम्म, उनकी आइडियोलॉजी को पुश नहीं करता। तो अब वो चाह रहे हैं कि हमारी जो वामपंथी आइडियोलॉजी है उसको पुश करने के लिए वो वही इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिसके थ्रू वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जी हाँ, सही है, पर इनकी दिक्कत ये भी है कि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो आइडियोलॉजी होती तो उससे कुछ, जो कहते हैं ना ग्लोबल पावर, नाटो, जी उन्होंने हाँ, नाटो के लिए भी ये भी कह दिया कि आई विल नॉट हेल्प नाटो। वो तो पहले ही उन्होंने ग्रीनलैंड में कह दिया था। जी कल हाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आई विल नॉट हेल्प नाटो। सो अब ये नाटो से कोई उम्मीद रखे G7 में, मुझे नहीं लगता है कि लिप सर्विस के सिवा कुछ और उनको मिलने वाला है। अब जी जो, थोड़ा खित्ते की तरफ जाते हैं। आप अगर जी, देखें कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि इट इज गोइंग टू होस्ट ए कॉन्फ्रेंस जिसमें सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट आएंगे। ये बहुत ही हाँ, प्रोमिनेंट सुन्नी मुल्क हैं इस रीजन के। हम्म, मैं मानता हूं कि खित्ते में जो जो मेजर पावर्स हैं इसराइल ईरान के अलावा वो यही है, सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजिप्ट। अब ये चारों मुल्क शायद कल इस्लामाबाद में उनकी समिट हो हम्म, रही है। फिर काफी चर्चा पिछले 4-5 दिनों से चल रही है कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक स्टेटस बढ़ गया है। और अब देखिए आप, डॉक्टर जयशंकर गए थे G7 में, लेकिन G7 में तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई जिसके ताल्लुक से हम बात भी कर सकते। देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। मतलब दुनिया के 7 बड़े मुल्क, फिर ब्राजील, सऊदी अरेबिया, इंडिया भी वहां पे था, साउथ कोरिया भी थी, लेकिन कोई ऐसा साउथ कोरिया बता, अहमियत इंपॉर्टेंट कोई चीज, और यूक्रेन, और कुछ इंटरेस्टिंग मतलब कुछ निकला ही नहीं वहां से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो ग्लोबल डिप्लोमेसी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यूरोप के बाहर जा रही है, और दूसरे मुल्क जैसे पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहे हैं। नहीं, इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान को फायदा होगा कि नहीं होगा अलग बात है, प्रोमिनेंस मिल रहा है डेफिनेटली। जी यूरोप का ये है कि G7 ने इसमें कोई बात नहीं की, क्योंकि G7 इसमें पढ़ना ही नहीं चाहता है। वो जो उनके ग्रीनलैंड का एक्सपीरियंस है, उनका यूक्रेन का एक्सपीरियंस है, उनके हाई रिप्रेजेंटेटिव ने जो लटाविया के, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकल कहा कि ट्रम्प शुड क्लियर ही स्टैंड अबाउट यूक्रेन। ये जो ईरान वॉर हुई उसकी वजह से 2 कंट्री को बहुत फायदा हो रहा है। यस, रशिया, उनके ऊपर से सैंक्शन उठा ली,
वो जी यूरोपियन यूनियन के लिए तो पूरा एकदम हादसे जैसा है। दूसरी चीज ईरान, जी ईरान पे हाँ, भी सैंक्शन उन्होंने निकाल लिए। जी और हाँ, तीसरा कंट्री, यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पर अमेरिका की तरह उनकी फॉरेन पॉलिसी डे टू डे नहीं है। चाइना, जी चाइना इज नाउ कमिंग अप पावर एंड अमेरिका इज बिकमिंग डिक्लाइनिंग पावर। तो G7 कंट्री के लिए, उसमें भी दो कंट्री जापान और साउथ कोरिया, वो चाइना से सबसे ज्यादा त्रस्त है, और बाकी यूरोपियन यूनियन। तो इस परिस्थिति में G7 के लिए बोलने, उन्होंने एक चीज कही है कि रेड सी एंड पैसिफिक ओशन, जो मैंने कहा कि ये जो स्ट्रेट टीयर्स, तो उसमें टीयर्स नहीं हो, क्योंकि वहां यदि हुती ने गड़बड़ कर दी तो यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये यूरोप G7 का, मुझे आपने जो कहा वो शहबाज शरीफ का आज 1 घंटे से ज्यादा बात हुई है ईरान के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पेजेस्किन से, कि पीस एफर्ट के लिए क्वाड्रिलेटरल मीटिंग दो दिन में कह रहे हैं, इजिप्ट, तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अमेरिका। ईरान ने कैटेगोरिकल कहा कि वी डोंट वांट टू डू एनी डायरेक्ट नेगोशिएशन विथ वॉशिंगटन एट दिस स्टेज। सो इससे इमीडिएटली तो कुछ ज्यादा इसमें होगा नहीं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, दे वांट टू मेक नाटो। अब इसमें ईरान ने भी एक प्रपोजल रखा है कि ऑल मुस्लिम कंट्रीज शुड हैव देयर ओन डिफेंस जी हाँ, ब्लॉक। और उन्होंने ये कहा है कि सिया सुन्नी भूल जाओ, वी डोंट वांट टू गो इन दैट। और उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के जितने भी बेस है, वो उनकी प्रपोजल में भी है कि ऑल अमेरिकन बेसिस शुड बी रिमूव फ्रॉम मिडल ईस्ट। तो इसमें दिक्कत ये होगी, तुर्की के आने, तुर्की वांट टू बिकम लीडर, सऊदी अरेबिया भी बनना चाहता है। सऊदी अरेबिया का अब पहले से रुतबा कम हो जाएगा। ईरान को भी ये एक तरीके से अच्छा रहेगा कि मिडल ईस्ट में अभी तक अब्राहम एक्कॉर्ड के बाद, और गाजा में भी आपने देखा है कि इन्होंने लीप सर्विस की है अरेबिक कंट्री ने, जी हाँ। पर उन्होंने कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया है। सो उनकी सिचुएशन काफी प्रिकेरियस होती जा रही है। तो इसे पाकिस्तान में जो समिट होगी, उसमें डिस्कशन होगा, पर कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट आने वाला नहीं है। नहीं मतलब दे आर इनफेक्टिव ना। देखिए मुझे पूरे, अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखें, आप आसियान को हम्म। देख लें, अफ्रीकन तो यूनियन को वो देख लें, दे आर क्वाइट इफेक्टिव। लेकिन जो दो सबसे बेकार हैं, एक ओआईसी है, दूसरा सार्क है, जो कुछ नहीं करते। दे आर लाइक इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। ओआईसी तो ट्रैवल एजेंसी की तरह है, खाली वो कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करती है। उसके बाद आप देखिए, पर एक महीने में ओआईसी ने कुछ नहीं किया। हालांकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो मुस्लिम कंट्रीज पर ही हो रहा है। ईरान भी हो रहा है। अंडर अटैक है, पूरा का पूरा गल्फ। मैं पढ़ रहा था इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल कि बहरेन तो टोटल तबाह हो गया, कह रहा है इकोनॉमिस्ट के बहरेन इज तो फिनिश। सही, बिल्कुल। उसमें आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो ओवर द ईयर्स जो डायनेमिक्स चलता था, इवन मिडियल टाइम में, एक अकबर द ग्रेट वाज वेरी बिग किंग, मुगल 35% जीडीपी में थे चाइना के। ईरान में तामसाप था, ही वॉज ऑल्सो वेरी बिग किंग, एंड वहां ऑटोमन एम्पायर में सलेमन, उन्होंने लिखा, ऑटोमन एम्पायर ने इंडिया को, अकबर को, कि हम दोनों मिलके पर्शिया को बर्बाद कर लेते हैं। अकबर ने कहा आप अपनी जगह पे रहिए, हम हमारी जगह। तो अब जो सिचुएशन आ रही है, उसमें सिया मेजोरिटी वाले कंट्री कहीं है, इराक है पर्टिकुलरली, उन्होंने कल डिक्री पास की है कि एनी एस्टैब्लिशमेंट अटैक दे हैव राइट टू डिफेंड देमसेल्फ। ये अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो भी उनकी आर्मी के साथ है। यूएई, कतार, सिया मेजोरिटी है। जी सऊदी अरेबिया में 10% सिया है, हिजबुल्लाह है, हुती है। तो इसमें एक चीज ये हो रही है कि ईरान, जो मिडल ईस्ट के कंट्री है, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। एक सेफ हेवन था, आपको याद होगा खान साहब, एक जमाने में बेरूत को पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट कहते थे, जी हाँ, वो जी हाँ। बर्बाद हो गया। उसके बाद शारजा और दुबई, ये दोनों आगे आए, और एक डेजर्ट में से उन्होंने बनाया, इसीलिए कि सेफ हेवन, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, वो अब खत्म हो गया है। अगर आप देखेंगे टूरिज्म सर, तक। जो मुल्क अमेरिका के खिलाफ थे और जो मुल्क अमेरिका के साथ थे, दोनों तबाह हो गए। और जो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, जैसा कि ओमान को ले लें, ना तो वो साथ है ना तो वो खिलाफ है, दे हैव बीन सेफर। यू नो। ये इसका एक रीजन है, खोमेनी था, उसके परदादा इंडिया से गए थे। ओमान का जो किंग था, जी वो इंडिया में पड़ा हुआ था, इसके पहले वाला।
वो शंकर दयाल शर्मा को खुद लेने गया था। ओमान हमेशा ये सब चीजें दूर रहा है जी। और उनकी फॉरेन पॉलिसी कंपैरेटिवली बाकी सबसे अच्छी रही है। अमेरिका के लिए जैसा आपने कहा उनका दोस्त बनना तो डेंजरस है, पर दुश्मन बनना डेंजरस, पर मित्र बनना उससे भी डेंजरस है, कि जो अब जी। सभी कंट्री समझ रहे हैं। अब एक चीज हुई है, उन्होंने 10 अप्रैल तक दिया है। ये होना था क्योंकि ट्रम्प का जो, मैंने एक डिबेट में 10 दिन पहले कहा था टाको, कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, पहले भी किया अब दूसरी बार किया। पर इस बार एक प्रॉब्लम है कि इट इज लाइक टांगो, यू रिक्वायर टू पार्टनर, टू टू टाको। ईरान इज नॉट रेडी टू डांस विद देम, एंड वो ये बिल्कुल उनके लिए सबसे प्रॉब्लम है। मिसकैलकुलेशन तो छोड़िए, मतलब उनकी जो असेसमेंट थी कि ईरान कैसा बिहेव करेगा, वो पूरा बिल्कुल गलत था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। इतना बातें करते हैं कि वी नो ईरान, इतनी इंटेलिजेंस है, बट हाउ कुड दे से। मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल जिसमें साफ लिखा गया कि नेतन्याहू ने बेसिकली इनको बेवकूफ बना दिया ट्रम्प को। उसने कहा एक हफ्ते के हाँ, अंदर कोलैप्स हो जाएगा और रिवॉल्यूशन आ जाएगा, फिर हम एक बादशाह बना देंगे तेहरान में जो हमारा चमचा रहेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सर मुझे ये बताइए कि इतना जो इंडिया पे आपने इतना लंबा डिटेल बताया कि कैसा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, कब तक ये फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की, आई डोंट नो व्हाट टू डिस्क्राइब, साइलेंट है, न्यूट्रल है, ये कैसा भारत के इंटरेस्ट को एडवांस कर रही है या प्रोटेक्ट कर रही है? कब तक इंडिया विल रिमेन इररेलेवेंट? आप देखिए वहां पे लूला ने ऐसी जबरदस्त स्पीच दी क्रिटिसाइज करते हुए ईरान पे हमला, और दूसरे लीडर्स भी, ब्रिक्स के ही देख लिया आप। अब ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास, लेकिन हमारे ऐसा पास लग है। रहा है कि ब्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये ऐसा है कि ये लास्ट टाइम हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी पाई, तब रशिया यूक्रेन ने उसको बर्बाद कर दिया थोड़ा बहुत। अब जी। ये ईरान वाला मसला आ गया है। इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते खान साहब। अब हमारे लिए दिक्कत ये थी कि यूएस के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते जा रहे थे, रशिया के साथ अच्छे थे, और अच्छा करने के चक्कर में एक साल में ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ला दिया है। क्योंकि ट्रम्प की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, रशिया और उन्होंने, हमारा ट्रेड बैलेंस $62 बिलियन अमेरिका के साथ थे, ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, अमेरिका को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पर एट द सेम टाइम ट्रम्प ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट है और उनका एक तरह का ऑल और नन लो जैसा है कि ये करो वो करो। इस परिस्थिति में हमें फॉरेन पॉलिसी में काफी अच्छी तरह विजनरी अप्रोच रख के, जैसे चाइना कर रहा है, चाइना इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन दिस वॉर। वो ईरान को सप्लाई भी कर रहा है, वो रशिया से खरीद रहा है, ईरान से भी खरीद रहा है, पर आपको स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे। वो बहुत ही कम बोल रहे हैं, उन्होंने अभी तक अमेरिका को भी कुछ नहीं कहा है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सार्क तो आप छोड़ दीजिए, यूएन का भी कोई रोल नहीं रहा है। जी। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशनल है, WTO, यूएन, सब ध्वस्त हो गए हैं। नाटो अमेरिका अलायंस ध्वस्त हो गया है, तो जिसको हम मल्टी सेंट्रिक नहीं पोलीसेंट्रिक वर्ल्ड कह सकते हैं अब। तो इस परिस्थिति में इंडिया को सभी के साथ चलना है, तो मेरा मानना है कि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रख के, कम मिस, कबीर ने जिसना कहा है जितनी लंबी चादर उतने पांव पसार, तो इस तरह की चाइना भी ये कर रहा है। यही फॉरेन पॉलिसी अभी इस टाइम पे हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि जो पुरानी जमाने के लोग बात करते हैं नॉन अलाइंड एंड G77, उस टाइम हम उसके उनके अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, जिसमें कोई कह नहीं सकता था कि अमेरिका या रशिया भी इंडिया की लीडरशिप मानते थे। अभी G77 नाम तो ऐसा कुछ रहा नहीं है। जी। इस परिस्थिति में हमारे लिए पोलिसेंट्रिक वर्ल्ड है, हर कंट्री अपना अपना इंटरेस्ट देखेगा। तो ये इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट देख के अपनी फॉरेन पॉलिसी पर आगे सर चलानी क्या चाहिए। इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट सेव हो रहे हैं इजराइल के साथ इतना करीब खड़ा करके? इज दैट वो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है? आप जिस मुल्क के साथ आपका $7-8 बिलियन का ट्रेड है, उसके साथ खड़े रह रहे हैं। जो मुल्क के साथ $200 बिलियन का ट्रेड है, आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ईरान के साथ इतने ताल्लुकात थे, ईरान को तो बिल्कुल ऐसा जैसा कि इंडिया डजंट केयर।
हर बार जब मोदी जी फोन करते हैं तो ईरान के अटैक्स को वो कंडेम करते हैं, लेकिन ईरान पे जो अटैक्स हो रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। तो ये भारत के हित में कैसा है? नहीं, ये ईरान के साथ हमारे ताल्लुक तो अभी भी सुधर सकते हैं। ईरान में एक दिक्कत ये हुई ना कि 19 से हमने ऑयल लेना बंद कर दिया। उन्होंने हमें चाबार पोर्ट भी दिया था, जी हाँ। 24 में आए थे। जी। और ईरान के जो खोमेनी थे, उनका भारत के साथ लगाव रहा है। उन्होंने अभी भी जो शिप रिलीज किए, उन्होंने ये कहा है कि इंडियन पब्लिक शुड नॉट सफर, एंड दे हैव सपोर्टेड अस। सो इस परिस्थिति में अब रिलेशन एक दिन में तो अच्छे होने नहीं है। स्टेटमेंट देने में ध्यान रखना चाहिए। नेतन्याहू देखिए, ने लोग ट्रंप को कहते हैं कि फंसाया है। स्टेटमेंट देने से कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, स्टेटमेंट देने से, लेकिन फिर इसराइल के फेवर में क्यों स्टेटमेंट देते रहते हैं अगर स्टेटमेंट की नहीं, तो कोई वैल्यू नहीं? वही मैं बैलेंस रखना चाहिए। हम हमेशा पैलेस्टाइन की फेवर में वाजपेयी भी बोलते थे, इसराइल की फेवर में बोलते थे, पर दोनों का बैलेंस रख के कि जो चीजें आपको करनी चाहिए डिप्लोमेसी में, यदि कोई दिक्कत है तो बैक चैनल से करनी चाहिए। बट ये इट शुड बी वर्किंग, कि उनको संदेश देना था तो उनको संदेश वहां भी दे सकते थे ईरान में कि हमें दुख हुआ है, जो भी है। तो ये बैक चैनल एटलीस्ट इसमें यूज करना चाहिए और बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती जा रही है। अब उनकी एक जो गुडविल थी होलोकास्ट के बाद, वो अब इवेपोरेट हो गई है। वो लोग जी। थक गए हैं। उनका डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आदिम 3 दिन पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, वी आर टायर्ड। इसराइल के जो लोग हैं, मैं मेरे कई दोस्त मैं जानता हूं, तो वो भी थक गए हैं। एक चीज है कि इसराइल के लोग युद्ध है तब तक तो नेतन्याहू का साथ देंगे, वो लड़ भी लेंगे। पर पब्लिक ओपिनियन, जैसे अमेरिका में 60 to 70% जेनजी आईपाक के अगेंस्ट हो गई है। आप देख रहे हो प्राइमरी में डेमोक्रेटिक पार्टी में लोग एक बाद एक हार रहे हैं। इसी तरह इसराइल में भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर अगेंस्ट दिस वॉर। और फिर से आप देखिए, नेतन्याहू ने लेबनान फ्रंट खोल दिया है। वो सीरिया पे और जॉर्डन के साथ भी अटैक करने की बात कर रहे हैं। तो नेतन्याहू का सर्वाइवल जब तक वॉर चलती है तब तक है, और इस साल उनका इलेक्शन है। सो मुझे लगता है कि दिवाली के बाद नवंबर तक दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक तो अमेरिका में कांग्रेस में मेजोरिटी चली जाएगी सेनेट में, और नेतन्याहू इलेक्शन हार जाएंगे। ये दो चीजें जी। मोरलेस पक्की है। तो इसके बाद दुनिया का पूरा नक्शा और जियोपॉलिटिक्स से थोड़ी बहुत चेंज होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नेतन्याहू इलेक्शन तक है। पर मुझे नहीं लगता है उनका, आई थिंक अभी 45% सपोर्ट कर रहे हैं, पहले 30% था। जैसे वॉर खत्म हुई सीधा 30% पे आ जाएंगे। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट बनने के चांसेस बहुत कम है, जेल में जाने के चांसेस 100% है। तो इस परिस्थिति में 6 महीने में ईरान कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं कर दे, एक बार सीज फायर हो जाए, थोड़ा बहुत चलता रहे, तो दुनिया के लिए अच्छा है, पर कहना मुश्किल है। आपको कैसा लगता है कि कब तक खींच सकता है ईरान ये जंग? देखो, 10 अप्रैल तक तो ट्रंप ने कहा है, पर उसके बाद वो क्या करे या उसके पहले क्या कर देंगे, वो बहुत कहना मुश्किल है। हॉर्मुज स्ट्रीट ईरान अब खोलेगा नहीं। आपको याद होगा सुएज कैनाल हुआ था 1956 में, जी जी जी। और ब्रिटेन का पूरे उसमें उसका जो कहते हैं एक सुपर पावर था। इसी तरह की हालत अभी इसमें दिखाई दे रही है। $2 मिलियन की उन्होंने बात की है, युआन में पेमेंट की बात की है, और वो जी। हॉर्मोसिस आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि खर्ग आइलैंड जो है उसकी टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी चीज है, कोई बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है। मैनहट्टन बहुत से छोटा। 1/3, मैनहट्टन से 1/3 साइज का हो जाए। हाँ, पर 8 स्क्वायर माइल्स। इसमें यह है कि इसको जो स्ट्रेट है उसमें जो नैरोनेस है उसकी वजह से वहां से जो शिप जाएंगे बहुत ही मुश्किल है। टेरेन ईरान की बहुत मुश्किल है। अमेरिका ने जो 82 एयरबॉर्न जा रही है, त्रिपोली से जा रहे हैं, 10,000 सोल्जर आएंगे, 40,000 है उसमें से कहीं तो डिस्प्लेस जैसे हो गए मिडल ईस्ट जी। में। तो इससे ईरान को, आप देखिए ईरान अफगानिस्तान दोनों जगह अमेरिका ने कई साल और कई ट्रिलियन डॉलर बर्बाद किए। और अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रहे थे, बाद में ट्रंप ने तालिबान को ही अफगानिस्तान सौंप दिया। तो ईरान में ये चीज करना बहुत ही मुश्किल है। इराक जैसी टेरेन नहीं है, और उनके पास एक्सपीरियंस 10 लाख, उन्होंने कहा ना 1 मिलियन
दे कैन मोबिलाइज मोर। ये 50,000 से ग्राउंड फोर्स से कुछ होना नहीं है। और दूसरी चीज, इराक वॉर में, अफगानिस्तान वॉर में नाटो का सपोर्ट था। इवन आप देखिए, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा पर कैपिटा पर्सन मरे तो ग्रीनलैंड के मरे थे। तो नाटो का एक सपोर्ट था, वो नहीं रहेगा। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है एम्यूनेशन। अभी तक नाटो कह रहा है कि 700 उन्होंने पैट्रियट मिसाइल यूज की है, उनका प्रोडक्शन पर ईयर 700 है। और आपने जो बात की ईरान की, मोसाद इज ब्रिलियंट इन कैरिंग आउट ऑपरेशन। जैसे उन्होंने म्यूनिक मैसेकर है, एंटेबी किया, इवन खोमेनी, और उसके पहले भी उन्होंने जो पेजर बॉम्ब किए थे। पर वॉर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है आपका एम, गोल क्या है। यू कैन गेट वेरी गुड स्ट्राइक। उन्होंने 1,000 जगह पे बहुत सही स्ट्राइक किया है ईरान में, पर आगे क्या, रेजिम चेंज अब वो लोग भूल गए हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो ईरान में करना क्या चाहते हैं, एग्जिट स्ट्रेटेजी किसी के पास नहीं है। और यही चीज सभी डिप्लोमेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सभी को कंफ्यूज कर रही है कि इसमें से बाहर कैसे निकले। और ये बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो एक बार यदि उन्होंने एंटर किया, निकलना तो मुश्किल हो जाएगा। पर जो अमेरिका के अंदर अभी 30-35% सपोर्ट कर रहे हैं, इफ डेड बॉडीज विल स्टार्ट कमिंग, तो ये सपोर्ट 20% भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। एंड देन, और उसमें एक स्टेटमेंट स्पेन की है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बहुत अच्छा दिया है कि यू सेंड योर सन, ही इज एलिजिबल फॉर वॉर, योर फादर डॉज वॉर, यू ऑल्सो डॉज द वॉर, नाउ सेंड योर चिल्ड्रन। सो मुझे लगता है कि अभी ट्रंप के दिमाग में भी ये होगा। एडवाइस तो उनके एडवाइजर, जैसे मैंने कहा, कि उसमें कहीं तो कहते हैं कि अभी भी हम 2 वीक में 3 वीक में कर लेंगे। पर मुश्किल ये है कि ये सिमेट्रिकल वॉरफेयर है। और लास्ट ईयर जून में 10 दिन में ईरान ने रोक लिया, उसका एक वजह खोमेनी जो थे वो बहुत ही मैच्योर लीडर थे, अयतुल्ला खोमेनी। पर उनके जो लड़के हैं अब्बास, अरे ये मुस्तफा, वो बहुत ही रेडिकल है। और अब ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पास कंट्रोल गया है, तो मॉडरेट एलिमेंट का रोल कम होता जा रहा है। तो ईरान के पास मिसाइल्स तो है, वो रशिया को भी ड्रोन सप्लाई करते थे, रशिया ईरान को सप्लाई कर रहा है, चाइना भी क्या सप्लाई कर रहा है पता नहीं, मिसाइल्स उनके पास बहुत ही है। तो इस परिस्थिति में अब आपने देखा होगा एरोहेड, आयरन डोम, ये सब तब तक अच्छे है कि जो अटैक है वो उनका 50, 20, 25 मिसाइल, अब 100 मिसाइल छोड़ेंगे तो ये हर एक जगह आपने देखा। और पैट्रियट मिसाइल थर्ड भी जापान, साउथ कोरिया से ला रहे हैं। सो आगे जो वॉर होगी उसमें ये बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात है। और पर्टिकुलरली यूक्रेन ने पूरा वॉर चेंज कर दिया है। पहले क्या था कि एग्रेसिव पोजेशन, अब टैंक, प्लेन और वॉरशिप का कोई रोल नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि यूक्रेन 2022 से अभी तक रशिया 20% से 19% पे आ जाएगा, विच आर लूजिंग टेरिटरीज। उन्होंने 14,000 टैंक डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, मॉस्को जैसा वॉरशिप डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यूक्रेन का जो एम्यूनेशन था वो ईरान जितना नहीं था। तो ये परिस्थिति में अब ड्रोन और मिसाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसको ईरान को रशिया और चाइना दे रहे हैं। ये भी आज रूबियो को पूछा था कि आप ईरान को रशिया कह रहा है, तो वो तो उन्होंने कहा कि नो नो, वी डोंट हैव एनी रिपोर्ट। सो इस परिस्थिति में यदि खर्ग आइलैंड में ग्राउंड फोर्स लाए तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल परिस्थिति हो जाएगी। और वर्ल्ड के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया, कई कंट्री के पास, इंडोनेशिया है, इवन ताइवान है, 10 या 12 दिन से ज्यादा का रिजर्व नहीं है। बिल्कुल, जापान के पास है, चाइना। जी सर, थैंक यू वेरी मच शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर कमिंग ऑन द शो। और इतना क्लैरिटी से आपने सारे इश्यूज को क्लैरिफाई किया। और देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट अप्रैल की एंड की तरफ शायद हमको कुछ अंदाजा होगा कि व्हाट डायरेक्शन इज गोइंग। बट इतना तो ये कह सकते हैं कि जो भी डायरेक्शन में जा रहा है कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है नहीं लग रहा है। पर एक चीज कह सकते हैं, थर्ड टाइम लकी, तो ट्रम्प में चिकन आउट थर्ड टाइम, then we can hope for the best. मतलब he is looking for an off ramp. I hope he finds one. Thank you very much शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बिल्कुल। शुभ रात्रि।